हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। ये कुछ 50 क्वेश्चंस पॉलिटी के जो बचे हुए थे, क्योंकि लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस किए थे दोस्तों। तो 101 से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स, क्योंकि टाइम का बहुत वैल्यूएशन है। टाइम इज एवरीथिंग। तो समय का बड़ा आधार है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। और कंसिस्ट रहिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू गो विद सक्सेस। सो ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, क्या कहता है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखता है, यानी कि उसके पास निर्वाचित होने के लिए पात्र तब होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्थ होगा। अर्थ मतलब उसके पास क्वालिफिकेशन होगी, यानी कि ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ओनली इफ़ ही इज़ क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। दोस्तों बताइए क्या है सही। दूसरा इसका रीज़न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कार्य करता है। और एक इस आर्टिकल में ये भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलो हम बताते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट रिगार्डिंग दिस, क्योंकि किसी राष्ट्रपति को एक वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए वो राज्यसभा के मेंबर जितनी क्वालिफिकेशन, यानी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और वो मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही शुड बी एलिजिबल, यानी वो होना चाहिए, और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और आइदर स्टेट गवर्नमेंट। तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया। आंसर इज सी। सी इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और शायद आर्टिकल 64 में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है। एक बार रीचेक कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 102 स्क्रीन पर है, क्या कहता है ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला है। इनमें से कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद हिदायतुल्ला, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। इनमें से कौन से हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला है दोस्तों। तो नीलम संजीव रेड्डी को छोड़ के, यानी नीलम संजीव रेड्डी हैं ये प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं। बाकी ये तीनों, मोहम्मद हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण, दीज आर 3 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो बी इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। इनका कार्यकाल भी है, हम बता सकते हैं कौन कौन सा कार्यकाल रहा है दोस्तों, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। हिदायतुल्ला 1979 में थे, के आर नारायण 1992 में थे, शंकर दयाल शर्मा इनका कार्यकाल था 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में जो आजकल मोदी जी हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कौन सा सही नहीं, यानी कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नियत है, ये सही है कि नहीं, ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आई होप सो ये सही हो सकता है। यह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियाँ जो पॉलिसीज़ हैं उनकी घोषणा करते हैं। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, देन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर। सो ए इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ये पूछ रहे हैं गलत कौन सा है। बाकी के तीनों सही है, कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, और मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये हेड करते हैं, और जो पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट की वो अनाउंस करते हैं प्राइम मिनिस्टर। बाकी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति आपके, ठीक है। 104 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही गलत का ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। पहला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। नहीं भाई सही है गलत है पूछा, कौन सा सही है, क्या है कि नहीं। संघीय मंत्री यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो प्रधानमंत्री के प्रसादपरंत पद पर बने रहते हैं, ये सही है कि नहीं। तीसरा है, कानून निर्माण से संबंधित प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो इसमें पूछा कि कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा इसमें से सही है, कौन सा सही है दोस्तों बताइए। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि कानून निर्माण में
प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द लॉ मेकिंग। 3 इज द राइट आंसर। ए और 1 और 2 सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 75 कहता है जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे जो आपके संघीय मंत्री हैं। ये आर्टिकल 75 में गिवन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद काउंसिल और जो मिनिस्टर होगी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के, पार्लियामेंट के नहीं। पार्लियामेंट जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनाया, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलके। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो आपका हाउस ऑफ कॉमन होता है, यानी कि लोकसभा का जो लोअर हाउस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो फर्स्ट इज ऑन रॉन्ग, सेकेंड ऑल्सो रॉन्ग, थर्ड इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है 105। निम्नलिखित में से कौन से अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात, मुख्यमंत्री पहले यानी कि सीएम थे, उसके बाद पीएम बने, यानी पहले सीएम चीफ मिनिस्टर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। कौन कौन से हैं दोस्तों? ये चारों ही हैं। पीवी नरसिंह राव, तो ये चारों ही जो हैं पहले सीएम थे उसके बाद पीएम बने हैं, तो इनका डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, यानी पीवी नरसिंह राव, एच डी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी एंड मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो बॉम्बे स्टेट के थे, यानी कि 52 से 56 तक। चौधरी चरण सिंह जो है उसके बाद ये वीपी सिंह, पीवी नरसिंह राव ये आंध्र प्रदेश के 71 से 73, और एच डी देवगौड़ा कर्नाटका की 1994 से 96 तक सीएम रहे थे दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मोदी जी को जानते हो वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज कॉल्ड CSIR का पदेन अध्यक्ष होता है? कौन होता है? पीएम इज द, यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो इनको होल्ड करते हैं इनके ऑफिस को, यानी कि CSIR जो है उसको होल्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। यानी कि CSIR जो है 1942 में एस्टेब्लिश किया गया था, 1942 में। इसके एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, और प्राइम मिनिस्टर इज द इंडिया जो होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, सॉरी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं एडॉक कमेटी पर, इनकी तदर्थ समितियों के संदर्भ में बात की गई है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तदर्थ यानी कि एडॉक कमेटी के बारे में दोस्तों, ठीक है। इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है, ऑब्वियस है 3 से 8 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। और किसी काम को करने के पश्चात, यानी कि इसका जो प्रयोजन है उसको कंप्लीट होने के बाद समितियों को विघटित कर दिया जाता है, कि दीज कमेटी आर डिजॉल्व आफ्टर द प्रपोज इज फुलफिल्ड। जो पर्पज इज फुलफिल्ड हो जाता है तो इसको डिजॉल्व कर दिया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अब आते हैं 108 पे। 108 क्या कहता है कि दल बदल के संबंध में बात की गई, यानी कि दल बदल के आधार पर संसद को सदस्यता की निरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। संसद सदस्यों की निरता यानी कि उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है दोस्तों, ठीक है। तो अगर सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल का यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का त्याग कर देता है, यानी कि उसको पार्टी को लीव कर देता है, वॉलंटरी उसको छोड़ देता है, तो जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया था तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर सदस्य अपनी राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है तब भी इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डी सही, यानी कि तीनों ही ऑप्शन के आधार पर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये 52 जो अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर आया था उसकी बात करता है दोस्तों, ठीक है। तो 10वें शेड्यूल में जो डिस्क्वालिफिकेशन करने का जो क्वेश्चन है उसको डिसाइड कर सकता है या तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनके पास इसको लेके पावर दी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। 109 में क्या है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में बात की गई है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसके संदर्भ, तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात की गई है। क्या है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? वो स्पीकर ऑफ लोकसभा कर सकता है। अंडर आर्टिकल 108 में ये बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का 108वां आर्टिकल जॉइंट सिटिंग की बात करता है दोस्तों। क्या लोकसभा के विघटन होने पर अध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है? क्या लोकसभा का जो विघटन यानी कि डिजॉल्व होने के बाद लोकसभा स्पीकर रिजाइन करता है? नहीं दोस्तों, नहीं, लोकसभा का स्पीकर अगली लोकसभा तक बना रहता है, वो रिजाइन नहीं करता है।
तो ये पूछ रहे हैं कौन सा सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1 सही है। यानी कि दोनों संयुक्त बैठक को करने के लिए आर्टिकल 108 में ये प्रावधान है कि जॉइंट सिटिंग को जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा दोस्तों, ठीक है। ही प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 110 क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में है, यानी कि जोनल काउंसिल के बारे में बात करते हैं। जोनल काउंसिल क्या है, इसके द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी होती हैं। देखो वर्ड्स का खेल है, बाध्यकारी होती है, यानी कि द रिकमेंडेशन मेड इट आर बाइंडिंग ऑन द कंसर्न स्टेट। दूसरा है छठी अनुसूची में, यानी 6th शेड्यूल में जो संबंधित राज्य हैं उनको शामिल किया गया है। बिल्कुल दोनों ही गलत हैं दोस्तों, क्योंकि ना तो वो बाइंडिंग होती है और ना ही छठी अनुसूची को इसमें इन्वॉल्व किया गया है जोनल काउंसिल की है। थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आप देख सकते हैं लक्ष्मीकांत में भी है, वैसे मैं बता देता हूँ। जो उसकी क्षेत्रीय परिषद है दैट इज कॉल्ड जोनल काउंसिल की बात हो रही है, तो 5 जोनल काउंसिल हैं। एक तो है नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी रीजनल काउंसिल, सेंट्रल, उसके बाद है ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथ जोनल काउंसिल्स की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये 5 जोनल काउंसिल हैं। जो उत्तर प्रदेश है वो सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंडर में आता है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं हम 111। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी आर्टिकल के अंतर्गत संसद को अंतर्राज्यीय यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग आर्टिकल दिया गया है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय का अधिकार प्राप्त है। यानी कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है सरकारी कमीशन के हिसाब से रिकमेंड किया गया था अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 262, यानी कि 262 आर्टिकल है जो कि अंतर्राज्यीय जल विवाद न्याय निर्णय का अधिकार देता है दोस्तों। क्योंकि आर्टिकल 263 में है वो क्या है कि प्रोविज़न जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एमंग द स्टेट्स के बीच में, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल इज कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रेसिडेंट। इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आर्टिकल 263 में क्या गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। 62 में है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। 80 में है आपका फाइनेंस कमीशन, जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है। तो दीज आर द थिंग्स। आर्टिकल 252 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि 252 में जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उसमें पार्लियामेंट पे रूल बनाने की, लॉ बनाने की पावर गिवन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112, यानी कि एक युग्म को दूसरे युग्म से मिलाना है दोस्तों। किससे, एक युग्म को दूसरे युग्म से मिलाना है। पूछना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। दूसरी अनुसूची यानी कि शेड्यूल्स की बात है। सेकंड शेड्यूल्स में क्या है, 5वें में, 6ठे, 8वें में क्या है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से चारों ही मैचिंग में है। सेकंड शेड्यूल में बात की गई है भत्ते एवं विशेषाधिकार की। 5वीं अनुसूची बात करती है अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल एरिया है उसकी। 6ठी अनुसूची में है AMTM यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है। वहीं 8th शेड्यूल में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ, जो आजकल 22 भाषाएँ हैं जो 8th शेड्यूल में गिवन है। तो चारों ही ऑप्शन जो है इसके राइट है, यानी कि चारों ही ऑप्शन इसके सम्मिलित हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि पहले शेड्यूल में है जो बात करता है लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। सेकंड में है यानी कि जो एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज ऑफ द वेरियस ऑफिशियल्स। थर्ड में ओथ और एफर्मेशन। फोर्थ में है जो एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा और उसकी यूनियन टेरिटरी। 5th में शेड्यूल एरिया है। 6th में उसके ये जो बताया हुआ है। 7th में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो रही है। 8वीं में भाषा है। 9वीं जो 9वां जो शेड्यूल है उसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951, बाद में उसको रिपील कर दिया गया। 10th शेड्यूल बात करता है दोस्तों कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 11th में आपका ग्राम पंचायत है, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1992 में, जो 11th शेड्यूल की बात करता है, डील करता है उसकी जो पंचायत की अथॉरिटी, पावर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। और 12th में क्या है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ की, ठीक है। तो ये 12 अनुसूचियाँ गिवन हैं दोस्तों, उनकी बात हो रही है। अब आते हैं क्वेश्चन 113 पे, और इसके भाग की बात पूछा कि इनमें से कौन सा मैचिंग में है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं भाग 11 में क्या है। भाग 11 में है यानी कि पार्ट 12 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। पार्ट 15 में इलेक्शन है। पार्ट 17 में ये है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि ये चारों एक दूसरे के मैच हैं। तो आंसर इज C 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 15 में निर्वाचन और भाग 17 में राजभाषा।
नेक्स्ट 114 की बात करते हैं, 114 की बात करते हैं दोस्तों। 114 में क्या है, 114 में है कि ये कहाँ से, इसके सोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ से लिया गया है दोस्तों, कौन कहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका, विधि का शासन, कनाडा और जर्मनी की बात हो रही है। तो आप मैच करके बताइए कौन सा है 114 में। 114 का आंसर हो सकता है ब्रिटेन। इंग्लिश में देखते हैं, ब्रिटेन रूल ऑफ लॉ की बात करता है। अमेरिका, अमेरिका में क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात होती है। कनाडा, कनाडा से क्या, रेसिड्यू पावर ऑफ वेस्टर्न द सेंटर। और जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से विधि का शासन, अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कनाडा से अवशेष शक्ति केंद्र में। ऑप्शन हो सकता है, इसकी बात करते हैं, ये है डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। कौन सा है, डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 115 की बात हो रही है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और राज सूची की बात हो रही है, कौन किस में गिवन है दोस्तों। ठीक है, कितना ये मैच में युग सुमेलित हैं, कौन सा युग सुमेलित है, ऐसा बोला गया है दोस्तों। तो दोस्तों सिर्फ इसमें एक मैच है, वो बताएंगे कौन सा मैच है। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, सेंसस की बात कर रहा है, नहीं, सेंसस जो है वो सेंसस जो है यूनियन लिस्ट का पार्ट है बस, क्योंकि ये सिर्फ ये एक ही मैच है। ठीक है, बाकी का राज्य सूची, जनसंख्या, पॉपुलेशन कंट्रोल, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो समवर्ती सूची का पार्ट है, किसका, कनकॉर्ड लिस्ट का पार्ट है दोस्तों। पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट का पार्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है, तो पब्लिक हेल्थ किसका, स्टेट लिस्ट का। और एजुकेशन ऑल्सो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का पार्ट है। अब मैं बताता हूँ कौन क्या क्या है। देखो यूनियन लिस्ट में सेंसस, स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, कॉर्पोरेट टैक्स, ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। पब्लिक हेल्थ, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। बाकी ये पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये आते हैं आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में यानी कि समवर्ती सूची में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 116, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, यानी लघुकरण के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदल दिया गया। आप ऑप्शन पढ़िए, थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए डिटेल में ना। लघुकरण के अंतर्गत यानी कि अंडर कम्यूटेशन द नेचर ऑफ पनिशमेंट इज चेंज, बिल्कुल सही है। परिहार के मामले में दंड के स्वरूप को बदलने बिना अवधि को कम कर दिया जाता है, बिल्कुल सही। विराम के अंतर्गत यानी कि रेमिशन की बात हो रही है, विराम, और ये परिहार होता है आपका रेमिशन। और तो विराम के अंतर्गत मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में यानी कि लाइक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कम कर दिया जाता है। ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। ये बात कर रहे हैं दोस्तों अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैव प्रोवाइड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू गो पार्डन, ग्रांट रिलीफ, रेमिशन, सस्पेंड, रेमिट, रिड्यूस और एन अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी वो बातें होती हैं। तो चारों ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि चारों ही ऑप्शन सही हैं। लघुकरण के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है, परिहार में उसके बिना अवधि को बदले कम किए उसको स्वरूप को बदल दिया जाता है, और विराम में मूल सज़ा को यानी कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस लाइक प्रेगनेंसी है या कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है बड़ी सीरियस, तो उसमें भी इसको कम कर दिया जाता है। अब आते हैं 117, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जो जारी करते हैं यानी कि जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं वो किस ऑर्डिनेंस के अंदर आता है, किस पावर के अंदर आता है, यानी कि उसकी लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव है, मिलिट्री या डिस्क्रिशन है उसका। तो ये दोस्तों आता है आपको उसका लेजिस्लेटिव पावर। जैसे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं उसी के हिसाब से उसका ऑर्डिनेंस पावर है। तो ये उसकी एक लेजिस्लेटिव पावर है अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर। आर्टिकल 123 जो इसकी बात करता है, ऑर्डिनेंस की बात करता है, जो राष्ट्रपति को गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 118, मैचिंग के लिए हैं आर्टिकल्स किस किस से, अनुच्छेद 73, 162, 78, 111। ठीक है, बताइए दोस्तों। आर्टिकल 73 बात करता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि वो आर्टिकल 73 एग्जीक्यूटिव की पावर को यूनियन की बढ़ाने की यानी संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार, यानी कि अनुच्छेद 73 जो है 3 से रिलेटेड है। तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, बी इज द राइट आंसर, लेकिन और भी हम बता देते हैं। आर्टिकल 162 की बात करते हैं, 162 जो है वो क्या है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि ये एक स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं ये। ठीक है, आर्टिकल 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स की बात होती है, यानी कि ये 4 हो गया। और 111 पे 2 विधेयकों में, यानी कि जो विधेयक होते हैं एसेंट ऑन बिल्स, उन पर अनुमति देना। ठीक है दोस्तों,
अब आगे बढ़ते हैं 119 की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है, संसद में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो रही है, जो इस समय राहुल गांधी जी हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। उसका कार्य सरकार की कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि हिज जॉब टू क्रिटिसाइज द एक्शन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। दूसरा, उसे वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनकी तरह मिलता है, बिल्कुल सही। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, कि दोनों ही आंसर सही हैं, कि जो प्राइमरी पार्लियामेंट्री सिस्टम में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, ठीक है। और उसकी जो सैलरी वगैरह है वो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर की तरह मिलती हैं, ठीक है। अब आते हैं 120 पे, गढ़पूर्ति, यानी कि टॉकिंग अबाउट कोरम। कोरम के संदर्भ में बात हो रही है, यानी गढ़पूर्ति के संदर्भ में। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। कितना होता है? कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, सही है बिल्कुल। दूसरा, सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होने पर यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि सदन की कार्रवाई को स्थिर करें। यार प्रधानमंत्री का दायित्व क्यों होगा? क्योंकि सदन की कार्रवाई का हेड है स्पीकर, तो स्पीकर का दायित्व होना चाहिए ना। कोरम अगर पूरा नहीं है तो स्पीकर और चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा का और स्पीकर लोकसभा का, वो एडजॉर्न कर सकते हैं प्रोसीजर को। एडजॉर्न कर सकते हैं मतलब स्थगित कर सकते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। सो दूसरा गलत हो गया, ए सही है, यानी एक सही है, तो आंसर इज डी रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 121, संसद के सदन की कार्रवाई हेतु भाषा के संदर्भ में, लैंग्वेज बैरियर की बात हो रही है, के संदर्भ में बात हो रही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 121 का, संविधान में सदन की कार्रवाई हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपबंध है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही। दूसरा है, पीठासीन अधिकारी यानी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो सदन में मातृभाषा का प्रयोग का अधिकार दे सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है यानी कि जो स्पीकर या राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो एक राइट्स दे सकते हैं कि वो मातृभाषा में, उसकी मदर टंग में वो बोल सकता है। दोनों ही सही है, ए इज़ द राइट आंसर। 122 की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही है या नहीं है, इस पर विचार करने वाली बात होती है दोस्तों। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। संसद की प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल जो 0 आवर है वो एक औपचारिक यानी कि फॉर्मल डिवाइस है, किसका? रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट का। यानी कि शून्यकाल जो है एक औपचारिक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यही आंसर सही नहीं है, बाकी ये सारे सही हैं। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, बिल्कुल सही। तारांकित यानी कि जो स्टार्ट क्वेश्चन है उनको आंसर ओरली दे सकते हो आप, मौखिक रूप से, और जो अनस्टार्ट क्वेश्चन है उनका आंसर राइटिंग में देना पड़ता है। यानी ये तीनों सही हैं, ये ही गलत है। संसद की जो प्रक्रिया है वो औपचारिक रूप से है, यानी कि 0 आवर फॉर्मल नहीं है, एक इनफॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर है, इनफॉर्मल डिवाइस है, फॉर्मल नहीं है दोस्तों। सो ए इज़ द रॉन्ग आंसर रिगार्डिंग दिस। 123 पे आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है। क्या सही है? इस प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है। पहली तो बात दोस्तों ये है कि राज्यसभा का विघटन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। तो पहला इसमें रॉन्ग हो गया। इस प्रस्ताव का समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। 50 मेंबर्स आर नीडेड टू मैंडेटरी सपोर्ट ऑफ दिस मोशन। सो बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अब आते हैं हम 124 पे, 124 पे, इसका कौन सा सही ऑप्शन? ठीक है दोस्तों, कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, इनको मैच करना है एक दूसरे से दोस्तों। देखो कटौती प्रस्ताव की बात करते हैं। इसमें है यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लिया जाता है। दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यह प्रस्ताव अवलंबनीय लोक महत्व के यानी कि जो पब्लिक मैटर है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर के लिए किसी मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए लाया जाता है। उसके बाद है निंदा प्रस्ताव, इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। और उसके बाद है डी यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव, प्रत्येक आम चुनाव के बाद यानी कि जनरल इलेक्शन के बाद पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। इसका ऑप्शन हो गया डी, यानी कि 2, 1, 4, 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 125, जिसकी बात करता है धन विधेयक की। धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में दोस्तों। ठीक है, क्या है इसे केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार यानी कि इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है, सही है। इसे अध्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पीकर ही इसको डिसाइड करेगा कि विच बिल इज मनी बिल, आइदर नॉट और यस, तो है कि नहीं है वो डिसाइड करने का कारण है स्पीकर के पास। तो आई थिंक ये तीनों ही राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, तीनों ही सही हैं मनी बिल के रिगार्डिंग दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा के पास इसको सिर्फ अमेंडमेंट और रिजेक्ट करने की पावर है। राज्यसभा चाहे तो सिर्फ 14 दिन तक, मैक्सिमम 14 दिन तक इसको डिले कर सकती है, 14 डेज तक। ठीक है दोस्तों, और इसको स्पीकर पे सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, आर्टिकल्स मैच करना है। आर्टिकल 109, 112, 117, 108 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 109 की बात करते हैं। आर्टिकल 109 में क्या है? आर्टिकल 109 में दोस्तों 108 में जैसे मैंने बताया था कि जॉइंट सेटिंग है, वहीं आर्टिकल 109 में है दोस्तों आपका ये पूछ रहा है कौन कितने युग्म सही सुमेलित हैं, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। 109 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये गलत है दोस्तों। 112 वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल, ये भी गलत है। 117 एप्रोप्रिएशन बिल, ये भी गलत है दोस्तों। यानी कि ये संयुक्त सेटिंग यानी आर्टिकल 108 जॉइंट सेटिंग की बात करता है, ये सही है। तो इसमें एक ही सही है, यानी कि एक ही इसमें मैचिंग है। क्यों? 117 जो है मैं यहाँ मिला देता हूँ, फाइनेंशियल बिल की बात करता है, क्योंकि 117 में फाइनेंशियल बिल है। 112 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, और 114 जो है एप्रोप्रिएशन बिल 114 में है, ना कि 109 में। ठीक है, 114 में है, और 108 में आपकी जॉइंट सेटिंग है दोस्तों। अब आते हैं 127 में, संयुक्त बैठक की बात है, यानी कि जॉइंट सेटिंग की बात है। इसके संदर्भ में क्या सही है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, बिल्कुल सही। ये कई बार आप बता चुके हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को ऐड करते हैं। इसकी कार्रवाई राज्यसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित की जा सकती है। यार ये थोड़ा सा नहीं लग रहा, क्योंकि राज्यसभा का कोई खास रोल नहीं है मनी संयुक्त बैठक के बारे में। तो ए इज़ राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्यों? दूसरा गलत है, क्योंकि जो इसकी जो प्रोसीजिंग है वो लोकसभा के हिसाब से होती है, तो लोकसभा का राइट तो होना बनता है, राज्यसभा कहाँ से घुस गया बीच में। तो लोकसभा के लिए सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ए सही है कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होता है? तो स्पीकर साहब होते हैं। 128 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? अब बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। जैसे अभी हमने देखा आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसी की बात हो रही है। भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों के व्यय का विवरण होता है। किसका? उनकी प्राप्तियों का विवरण होता है। हाँ तो दोस्तों 112 यानी कि आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा तो बजट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो बजट कहलाता है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक, तो क्या कह रहा है ये कि जो अनुमानित प्राप्तियां हैं उनका और व्यय का विवरण होता है, बिल्कुल सही है। ए 1 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। प्रधानमंत्री जी हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में, भाई प्रधानमंत्री जी क्यों रखेंगे? ये काम है प्रेसिडेंट जी का। किसका काम है? प्रेसिडेंट का। सो प्रेसिडेंट का काम है। ए इज़ द यानी कि सी इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट गेट्स प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ठीक है। 129 आते हैं 129। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। किसकी? भारत की संचित निधि की बात हो रही है दोस्तों। क्या कहना है ये? भारत व्यय के संबंध में सदन में मतदान का प्रावधान नहीं है, यानी जो देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर वोटिंग इन द हाउस विद रिगार्ड टू द चार्ज एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही है दोस्तों, सदन में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ मतदान का प्रावधान नहीं है अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संचित निधि के भारित व्यय पे हैं। संचित यानी कंसोलिडेटेड फंड पे हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी सैलरी पेंशन वगैरह की बात हो रही है दोस्तों। नहीं, जो उसका जो चार्ज है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो जज हैं ना, उनकी पेंशन ऑफ द जज हाई कोर्ट की वो दी जाती है स्टेट फंड से दोस्तों। किससे? स्टेट फंड से दी जाती है, ना कि किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सो इसका बी गलत है, यानी कि ये गलत हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है? ए इज़ द सही, यानी कि ए सही है। 129 का 129 का ए इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। जैसे जो इस पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो प्रेसिडेंट हैं या उनके अदर एक्सपेंसेस हैं वो डिपेंड करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के हैं, स्पीकर हैं, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, इन सब की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट जज की पेंशन की बारी बात हो रही है। हाई कोर्ट के जज की पेंशन भी इससे दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बट उनकी सैलरी वगैरह है वो नहीं दी जाती है दोस्तों। ठीक है, चार्जेस ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल, ये सारी बातें होती हैं इस पर दोस्तों। जो पार्लियामेंट है हाई कोर्ट का जो डिटरमाइन करता है वो हाई कोर्ट कौन है? पेंशन ऑफ जज वो टाइम टू टाइम कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो दूसरा जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब आते हैं 130। निम्नलिखित में से किन विषयों के संदर्भ में राज्यसभा का विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं? यानी कि ये राज्यसभा की स्पेशल पावर की बात हो रही है। ठीक है, तो किस किस के विषय में है कि राज्यसभा स्टेट लिस्ट पे राज्य सूची के विषय में प्राविधि बनाना, ये भी सही है। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन, ये भी सही है। धन विधेयक पर राज्यसभा को विशेष अधिकार नहीं है। तीसरा गलत करते हैं तो ये हट गए, तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अभी थोड़ा करंट से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन।
कि निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? 131 का फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे, बताइए कौन है राष्ट्रपति? इमैनुअल मैक्रोन थे। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तरंगट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ये बताइए कौन है? ये है प्रेरणा देवस्तरी दोस्तों, 132 में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अब तो 2025 भी आ गया, उसके बारे में बात कर लेंगे। 2024 में क्या रैंक थी आप देख सकते हो। करंट के बीच इनको छोड़ दिएगा थोड़ा, अब ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा छोड़ सकते हैं, आगे आ जाते हैं। अब जैसे ये मैचिंग 138वां क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसलिए अच्छा है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे फायर बर्ड, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है। ठीक है, फायर बर्ड के जो लेखक हैं वो पेरुमल मुरुगन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और ये हुरदा के अथर पंडित हैं, बिल्कुल सही है। द कमिंग वेव के हैं मुस्तफ़ा सलमान, ये नहीं है विवेक तो सी इज द राइट, नो रॉन्ग। और मैडम कमिश्नर के हैं बीरन चड्डा, यानी ये सही है, बाकी ये सी नहीं सही, क्योंकि द कमिंग वेव के हैं मुस्तफ़ा सलमान दोस्तों। ठीक है, वहीं GI टैग की बात हो रही है उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग, कौन सा GI टैग इनमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखो, खजूरी गुड़ उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल सही। आदि के अरुणाचल प्रदेश का सही है। कोरियल साड़ी जो है सही नहीं है, पश्चिम बंगाल का। कच्ची खरे गुजरात का, ये सही है, ये सही है दोस्तों। जो कोरियल साड़ी है दोस्तों, कोरियल साड़ी कहाँ का GI टैग है? कोरियल साड़ी GI टैग है आपका, ये है वहाँ का वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का दोस्तों। 139 का ए सही नहीं है, सॉरी गाइस, सही नहीं है ए, बाकी के तीनों सही है। मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत प्रिटेंड किया कि ए सही नहीं है, क्योंकि खजूरी जो गुड़ है वो कहाँ का है? खजूरी गुड़ दोस्तों ये है आपका एक बार देखिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, खजूरी कहाँ का, एक बार मैच कर लेगा, बट ये सही नहीं है। खजूरी जो गुड़ है ये दोस्तों उड़ीसा का है, थोड़ा गूगल किया मैंने तब पता चला ये उड़ीसा का है। जो खजूरी गुड़ है आपका ये उड़ीसा का है, कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक है, सो नाउ दिस इज द राइट। 144 में इनमें कौन कौन से करंट का क्वेश्चन है देख लीजिएगा। ये अब हिंदी की बात हो रही है, हिंदी कुछ क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं। जैसे निम्नलिखित में से ब्लूम शब्द का अशुद्ध युग्म कौन सा है? कौन सा? ब्लोम का अशुद्ध, ब्लोम पूछा है दोस्तों, ब्लोम की बात हो रही है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है दोस्तों? ठीक है, तो व्यभिचारी का, सदाचारी, छली का, सकाम का, सकाम, कौन कौन आप देख सकते हो इनको। हिंदी का, हिंदी आप थोड़ा सा खुद से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी का अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी हम GS तक रखते हैं दोस्तों, क्योंकि GS की हमने 150 के आसपास यानी 140 के आसपास क्वेश्चन किए, काफ़ी कंप्लीट किए। और ये जो क्वेश्चन है पॉलिटी के क्वेश्चन है भाई, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आप क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं एग्जाम्स में, पहले ही इसको एज ए एग्ज़ाम आप लगाइए, टैब पे खोलिए, मोबाइल पे खोलिए और सारे लगाते जाइए अपने आप। जब आप लगाएंगे ना खुद से, तो आप अपने आप को ये पता करेंगे कि कितने पानी में, कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, जिससे आपका और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगा। एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ेगा, तभी जगह बात बनेगी दोस्तों। एग्ज़ाम क्लैरिफाई करने के लिए कुछ तो स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत में किसी की कोई कमी नहीं है, बट मेहनत किस लेवल पे है, किसको कहाँ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर ये अच्छा लग रहा है। और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमें सजेशन देना चाहते हैं कि थोड़ा और एक्सप्लेन करें, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।